हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज कवर करवाया जा रहा है। और मॉर्निंग के क्लास में आप लोगों का जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की थ्योरी क्लासेस हो रही हैं। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट जो 100% सिलेबस आपको मेंशन किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज आप लोगों को एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को 2100 वन लाइनर 500 के जैसा मैं सोशियोलॉजी का कीवर्ड दूंगी, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, जहाँ पे 1 अगस्त से डेली आप लोगों का टेस्ट होगा, जहाँ पे आप लोग अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको पेपर 1 जीके जीएस का स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस पेपर 2 सोशियोलॉजी के सभी आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 6 के अंतर्गत सामाजिकरण। ठीक है, आप लोगों का जो यूनिट 6 दिया गया है, इसमें सामाजिकरण के संदर्भ में इसके विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ने के लिए बोला गया है। साथ ही साथ 2 थिंकर के बारे में भी बोला गया है कि पढ़ने के लिए। तो कौन कौन से हैं? हर्बर्ट मीड और आपके चार्ल्स कूले, इन दोनों के तो बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग जानेंगे, ताकि हमारा जो ये टॉपिक है ये कवर हो जाए। और इसका जो कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल है, कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सामाजिकरण का, क्या है सामाजिकरण की परिभाषा, क्या है सामाजिकरण की विभिन्न प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, उसके बाद सामाजिकरण को कितने प्रकारों में कितने प्रकारों में इसके बारे में बात की है, सामाजिकरण का अभिकरण क्या है, सामाजिकरण के प्रमुख सिद्धांत क्या है, उसके साथ ही साथ सामाजिकरण के हम लोग विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। और ये आपको कंप्लीट नोट्स आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग क्लास तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिकरण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सामाजिकरण होता क्या है, ये सोशलाइजेशन आखिर इसका मतलब क्या है। तो देखिए, जन्म के समय कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक सावयव के जैसा होता है। उसे समाज में किस प्रकार से रहना है, चलना है, उठना है, बैठना है, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में रहता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, ठीक है, तो वो खुद को उस समाज के अनुरूप ढाल लेता है। नई नई चीज़ों को सीखने के बाद समाज के अनुरूप अपने आप को बना लेता है। इसे ही क्या कहा जाता है? सामाजिकरण कहा जाता है, यानी सोशलाइजेशन कहा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे थिंकर्स ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। देखिए, परिभाषा सबका एक ही होगा, सब एक ही चीज़ों को, मेन जो उनका मुद्दा है वही है कि वो सामाजिकरण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग को कुछ थिंकर्स को जो है, जो इम्पोर्टेंट है, उन लोगों का कीवर्ड को पकड़ना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को परिभाषाएं जो है वो याद रह सके, क्योंकि पूरी परिभाषा याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले बात करें जॉनसन महोदय की, तो वे बोलते हैं कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सामाजिकरण में क्या कहता है? सीखा जाता है। तो सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाता है। जो समाज के अंतर्गत भूमिकाएं होती हैं, हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप समाज के अंतर्गत कर रहे हैं वो आपका एक रोल ही है जो आप समाज में रह के अदा कर रहे हैं। तो उस भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको उसके योग्य बनाता है।
जॉनसन की परिभाषा से स्पष्ट है कि हर प्रकार का सीखना समाजीकरण लेकिन नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि किसको, ऐसा थोड़ी है कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे तो वो भी समाजीकरण है। जो समाज के अनुरूप हो उसको बोला जाता है। नेक्स्ट थिंकर है आर्गवन। वे बोलते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह के आदर्श और नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। जॉन आर्गवन क्या बोल रहे हैं कि समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह के अपना, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई समूह का सदस्य होता है, उस समूह का अपना कोई रूल रेगुलेशन, कुछ उसकी मानक आदर्श होंगे, उन सभी चीज़ों को वो फॉलो करता है, उन सभी नियमों को वो पालन करता है और उसके अनुसार ही वो जो व्यवहार करता है वही क्या होता है, समाजीकरण होता है। दुर्खिम बोलते हैं कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ही समाजीकरण है। किसको? तो बच्चों को जो भी मोरल वैल्यूज़ प्रदान किए जाते हैं कि बड़ों का आदर करो, ठीक है, ये जो मोरल वैल्यूज़ दिए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं व्यवहार करना, यही क्या है, समाजीकरण है। लेस्ली वाइट बोलते हैं समाजीकरण व्यक्ति का विकास करता है। लेस्ली वाइट क्या बोलते हैं कि समाजीकरण से हम जो चीज़ें समाज के अंतर्गत सीखते हैं उससे हमारा क्या होता है, विकास होता है। ग्रीन महोदय बोल रहे हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। क्या बोला जा रहा है कि समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बच्चा है वो सांस्कृतिक, हमारी जो संस्कृति है उसकी विशेषताओं को सीखता है, उसको आत्मसात करता है और अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। किम्बाल यंग बोलते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। समाजीकरण क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। किसमें? तो समाजीकरण में मिलती है। फीचर महोदय बोलते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, करता है और उसका अनुकूलन करना सीखता है। ठीक है। स्टेसी बोलते हैं कि समाजीकरण विकास की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक व्यक्ति अपने ज्ञान, क्षमता, विश्वास, मूल्य, दृष्टिकोण और स्वभाव को प्राप्त करता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि समाजीकरण क्या है? ये हमारे मूल्यों, हमारे व्यवहारों के एक सीखने की प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति क्या बनता है? एक सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, समाजीकरण के द्वारा क्या बनता है? तो एक सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है। इसके लिए न्यूमेयर बोलते हैं कि व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में जो परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वही आपका क्या है? तो समाजीकरण है। पार्सन्स महोदय बोलते हैं कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखना, उसको अंतरीकृत करना क्या है? तो समाजीकरण है। ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की कौन कौन सी प्रक्रिया है, किसके किसके द्वारा समाजीकरण स्टेज, मतलब कैसे कैसे समाजीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समाजीकरण की विभिन्न परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया को देखेंगे कि समाजीकरण आखिर कैसे होता है और कहाँ होता है। तो देखिए, समाजीकरण की अगर प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो व्यक्ति है जो विभिन्न चरणों या विभिन्न सोपानों से होकर गुजरता है और विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग अलग मतलब उपाय बताए हैं। इसमें से जो फ्रायड है, ठीक है, फ्रायड महोदय ने 7 प्रकार के और जॉनसन महोदय ने 4 सोपानों के बारे में बात की है। फ्रायड ने कितने प्रकार के? तो 7 प्रकार की बात की है। और जॉनसन कितने प्रकार की बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया की? तो 4 प्रकार की। तो जो 7 प्रकार है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आएगा मौखिक अवस्था। क्या आ जाएगा? मौखिक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि जन्म से लेकर ये 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, जन्म से लेकर ये 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है।
इसमें मौखिक रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो बच्चा होता है वो दूसरे पर निर्भर होता है, और उसका मेन जो घनिष्ठ संबंध होता है वो किससे होता है, तो अपनी माँ से होता है। और वो उसकी जो भी अभिव्यक्ति है, जो भी चीज़ें वो चाहता है, वो किस आधार पर करता है, तो मौखिक आधार पर करता है, मौखिक आधार पर वर्णन करके वो करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, अपने मौखिक आधार पर रो कर, अगर भूख लगा है तो रो कर वो वर्णन करेगा, एक जन्म से लेकर 1.5 साल तक का बच्चा। दूसरा अवस्था है वो है आपका शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जिसको कि आपको शौच अवस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शौच अवस्था भी बोला जाता है। ये कब होता है, तो ये 1.5 वर्ष से लेकर 3 या 4 वर्ष तक का होता है। 1.5 वर्ष से लेकर ये 3 या 4 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बच्चे की, वो होता है। और इसमें क्या होता है, वो अपने कार्य को खुद संभालने के लिए उसको सिखाया जाता है, यानी कि जैसे कि शौच करना, शौच के बाद की जो क्रिया है उसको करने के लिए सिखाया जाता है। किसमें, तो शैशव अवस्था। हम लोग फ्राइड के यहाँ पे पढ़ रहे हैं 7 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में। फिर है तीसरा है इडियोस या तदात्मीकरण अवस्था। तीसरा क्या है, कौन सी प्रक्रिया है सामाजिकरण की, इडियोस या तदात्मीकरण। इडियोस या तदात्मीकरण की अवस्था ये कैसे होती है, तो ये 4 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, इडियोस एवं तदात्मीकरण की अवस्था। इसमें क्या होता है, लिंग भेद एवं शारीरिक विशेषताओं से संबंधित व्यवहार करना सीखता है। किसमें, लिंग भेद और शारीरिक विशेषताओं के इसमें आपको देखने को लिए मिलेगा। जैसे जो बच्ची होती, लड़की होती है, वो अपने फादर से ज़्यादा जुड़ती है, जो लड़का होता है वो अपने मदर से ज़्यादा लगाव महसूस करता है, तो इस अवस्था में देखने को मिलता है। 4th अवस्था है किशोरावस्था। 4th जो सामाजिकरण की प्रक्रिया की अवस्था है वो क्या है, किशोरावस्था। ठीक है, ये कब से होगा, तो ये 13 से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये होता है। और ये इस अवस्था में जो बच्चा है वो बहुत अधिक स्वतंत्रता चाहता है, विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण होता है, वो अपना जो सांस्कृतिक मूल्य एवं जो व्यक्तिगत अनुभव है उससे वो खुद को नियंत्रित करना सीखता है, वो स्वतंत्र महसूस करना चाहता है। ठीक है, इस अवस्था में 5th जो अवस्था है वो है युवावस्था। युवावस्था ये इसका उम्र कितना होगा, तो 18 वर्ष के पश्चात। ठीक है, 18 वर्ष के पश्चात हम लोग कर सकते हैं, 25 साल तक इसको पकड़ के रख सकते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति को अनेक नई परिस्थितियों एवं भूमिकाएं निभानी पड़ती है, वो सीखता है, नई नई चीज़ों को सीखता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था ये आपका 25 साल से लेकर आपका 60 साल की उम्र तक की अवस्था होती है। उसके बाद आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था 60 वर्ष और उससे अधिक की ये अवस्था होती है। तो 7 प्रकार के सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के बारे में बात कौन करते हैं, तो फ्राइड महोदय करते हैं। और जॉनसन कितने प्रकार के सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, तो 4 प्रकार के। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका फीचर महोदय। फीचर महोदय ने सामाजिकरण की 3 उप प्रक्रियाएं बताई हैं। फीचर महोदय ने सामाजिकरण की 3 उप प्रक्रियाएं बताई हैं। कौन कौन सा है, तो वो 3, तो नकल, उसके बाद सुझाव और प्रतियोगिता।
फीचर महोदय ने समाजीकरण की कितनी उप प्रक्रियाएं बताई हैं? तो 3 प्रकार बताई हैं। चार्ल्स कूले ने 4 पद्धतियां बताई हैं। कितनी बताई हैं? तो चार्ल्स कूले 4 पद्धतियां बताते हैं। कौन कौन सा है? तो सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड। सहयोग, उसके बाद प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड। ये 4 प्रकार की बातें कौन बताते हैं? तो चार्ल्स कूले बताते हैं। नेक्स्ट है ब्लूमर ने भी 4 प्रकार के तरीके बताए हैं। ब्लूमर ने भी कितने प्रकार के तरीके बताए हैं? तो 4 प्रकार के तरीके बताए हैं। कौन कौन सा? तो अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति और सुझाव। अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति और सुझाव। ब्लूमर में कितने प्रकार के समाजीकरण के प्रक्रिया बताते हैं? तो 4 प्रकार के। जॉनसन, मैंने आपको बताया कितने प्रकार के बताए थे? तो 4 प्रकार के। एक और है टालकट पार्सन्स। जॉनसन और पार्सन्स जो है वो दोनों ही 4 प्रकार के बताते हैं। पार्सन्स भी 4 प्रकार के बताते हैं। और जॉनसन्स और पार्सन्स का जो 4 प्रकार है वो कौन कौन सा है? तो मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, तदात्मीकरण की अवस्था और किशोरावस्था। जो आपका फ्राइड महोदय का जो ऊपर का 7 उन्होंने जो बताया था उसमें से जो ऊपर का 4 है कौन कौन सा? मौखिक अवस्था, शौच अवस्था, तदात्मीकरण की अवस्था और किशोरावस्था। ये 4 प्रकार के कौन कौन बोलते हैं? तो आपके जॉनसन और पार्सन्स बोलते हैं। ब्लूम तथा सेल्जनिक इन्होंने भी 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सा है? तो आधारभूत नियमबद्धता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख, क्षमताओं का विकास। ठीक है, ये ब्लूम तथा सेल्जनिक का है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं। तो जिन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति समाज के नियमों को सीखता है उन्हें समाजीकरण का अभिकरण कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है टोटल 11। जो जोल्डिच महोदय है उन्होंने 56 परिवारों का अध्ययन के आधार पर परिवार में पिता को साधक नेतृत्व तथा माता को भावनात्मक नेतृत्व निभाना बताया था। रिचबर्ड ने खेल समूह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत। और जो 11 प्रकार की समाजीकरण के अभिकरण हैं वे क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है परिवार, खेल समूह, पड़ोस, नातेदारी, विवाह, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति और व्यवसाय। ये टोटल 11 प्रकार के समाजीकरण की अभिकरण है। ठीक है, गिडिंग्स महोदय ने मीडिया को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना है। कौन मानते हैं मीडिया को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण? तो गिडिंग्स महोदय मानते हैं। आज समझ रहे हैं कि इतने सारे चीज़ें, कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत, और इन सभी से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जनजातियों का समाजीकरण कहाँ पे होता है? तो युवा गृह में होता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। सहयोगी और दमनकारी समाजीकरण की बात कौन करते हैं? तो ब्लूम तथा सेल्जनिक करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को, कि समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए, समाजीकरण के हम लोग जो सिद्धांत पढ़ेंगे तो इसमें से हम लोगों को पढ़ने के लिए बोला है, जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है कि हर्बर्ट मीड और चार्ल्स कूले। तो इन दोनों का तो हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि समाजीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत मैं तथा मुझे का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत जो है
मैं सबसे पहला जो सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे वो है मैं तथा मुझे का सिद्धांत। मैं तथा मुझे का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा। ठीक है, GH मीड। मैं तथा मुझे का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा। किसमें दिए हैं? तो इनकी जो पुस्तक थी इसका नाम था माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। आप लोग आज का होमवर्क रहा इसका, मुझे ईयर बताइए कि उन्होंने इस पुस्तक की रचना किस साल में की है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। तो मिड का जो ये सिद्धांत है, मैं तथा मुझे का सिद्धांत, ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत उन्होंने इसमें बताया कि कोई एक व्यक्ति का कार्य है वो मी की क्रिया किस प्रकार से, मी की व्यक्ति की क्रिया पर कैसे बनता है। तो सामान्यीकृत अन्न और जो महत्वपूर्ण अन्न होते हैं, सामान्यीकृत अन्न और महत्वपूर्ण अन्न के द्वारा उसका विकास कैसे होता है, इसके बाद उसका स्व का विकास होता है। तो सामान्यीकृत अन्न क्या होता है? मतलब जनरलाइज्ड अदर, मतलब आप जो कार्य कर रही हैं, मैं जो कार्य कर रही हूँ तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, सामान्यीकृत यानी जनरल, तो वो हो गया। और आपका महत्वपूर्ण अन्न मतलब उसमें आपके रिलेटिव आ जाएंगे कि वो आपके बारे में, आपके कार्य के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके अनुसार फिर आप जो काम करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है मैं तथा मुझे का सिद्धांत। इसमें उन्होंने बताया कि बालक का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण की भावना जन्मजात होती है। जब वो दूसरे को भूमिका का अनुकरण करते हैं जो कि उन्हें निभानी होती है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है? भूमिका ग्रहण कहा जाता है। जो सामान्यीकृत अन्न है, जो कि आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट अदर होता है, ठीक है, सामान्यीकृत अन्य आपका हो जाएगा जो जनरलाइज्ड अदर होता है, जो कि दूर का संबंधी होता है। और महत्वपूर्ण अन्य जो होता है वो सिग्निफिकेंट अदर हो जाता है, जो कि निकट के संबंधी होते हैं। जब बालक दूसरों में स्वयं को देखने का प्रयास करता है तो इसे आत्मचेतना की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये था आपका मैं तथा मुझे का सिद्धांत जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का था। अब हम लोग देखते हैं चार्ल्स कूले का सिद्धांत को कि चार्ल्स कूले क्या बोलते हैं। तो चार्ल्स कूले के सिद्धांत को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं तथा मुझे का सिद्धांत किसका है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। और चार्ल्स कूले का सिद्धांत का नाम है आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत। चार्ल्स कूले के सिद्धांत का नाम क्या है? आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत। चार्ल्स कूले के थ्योरी का नाम क्या है? ये आपका हो जाएगा चार्ल्स कूले की थ्योरी। ठीक है, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत, ये उन्होंने अपने कौन सी बुक में लिखी थी? तो ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ह्यूमन नेचर एंड आपका सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, इसमें उन्होंने अपने इस सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में उन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का प्रतिपादन किया था, यानी आत्मदर्पण दर्शन का उन्होंने सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि समाज व्यक्ति के लिए कैसा है, जो समाज है वो व्यक्ति के लिए कैसा है? तो आईने के समान है। व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, कोई भी काम करता है, तो फिर जो समाज रूपी आईना है वो उसको प्रतिक्रिया देता है। आप अच्छा काम करेंगे तो समाज आपको बोलेगा कि हाँ आप अपने अच्छा काम किया, अब बुरा ही काम करेंगे तो सबसे पहले आपको समाज ही आपको टोकेगा कि आप बुरा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया प्रतिक्रिया देता है। ये प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। तो अगर आपको सकारात्मक हुआ तो आप चाहेंगे कि नहीं हम फिर से वैसा ही अच्छा काम करें ताकि लोग मेरे बारे में और अच्छा बात करें। और नकारात्मक अगर प्रतिक्रिया मिलती है तो फिर आप उस बुरे काम को करने से
खुद को रोकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका आत्म का विकास होता है, आपका समाजीकरण होता है। और ये जो प्रक्रिया है इसमें व्यक्ति के समझ क्या होता है, 3 प्रकार के विचार उसके दिमाग में आते हैं। वो 3 विचार कौन कौन से हैं कि पहला कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, पहला क्या विचार आता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, लोग जो सोचते हैं उसमें मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं उसमें मैं क्या सोचता हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं तो उसमें मैं क्या सोच रहा हूँ ये। और तीसरा होगा कि मेरे द्वारा किया गया कार्य सही है या गलत, हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सही है या गलत। तो ये हो गया आपका चार्ल्स कूले की थ्योरी। और अदर भी जो थ्योरी है, जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो फ्राइड महोदय के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। तो ये था सामाजिकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांत। और सामाजिकरण के प्रकारों के बारे में बात की जाए तो मेटा स्पेंसर ने 2 प्रकार बताए हैं, आपका प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीयक सामाजिकरण। उसके बाद नकारात्मक सामाजिकरण वो होता है जिसमें समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखा जाता है, जिसको कि नकारात्मक सामाजिकरण कहते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना, ये सब आपका नकारात्मक सामाजिकरण के अंतर्गत आ जाएगा। विसमाजीकरण होता है पुराने सीखे हुए मूल्यों को भूल जाना, तो वो विसमाजीकरण होगा। पुनः समाजीकरण होता है कि फिर से नए नवीन मूल्यों को सीखना, जैसे शादी के बाद लड़की को फिर से नई नई चीज़ों को सीखना पड़ता है, तो वो पुनः समाजीकरण होगा। प्रत्याशित समाजीकरण यानी किसी के ऊपर थोपना, यह मटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जिसमें भविष्य में मिलने वाले भूमिकाओं के लिए मूल्यों को सीखना पड़ता है, इसको पूर्वव्यासी समाजीकरण भी कहते हैं। जैसे विवाह के पूर्व लड़की को सिखाया जाता है कि तुम ये काम करो तो ससुराल में जाके तुमको ये करना पड़ेगा, तो पूर्व अभ्यासी ये समाजीकरण के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। आप लोग पता ही चल गया होगा कि कैसे 2 थिंकर्स तो दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को अदर थिंकर के थ्योरीज के बारे में भी जानना जरूरी है, ताकि अगर उनसे भी रिलेटेड कुछ अगर हिडन टॉपिक के अंतर्गत पूछ दे तो आप उसके लिए रेडी रहे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।